गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड। चलिए तो अब आगे बढ़ा जाए। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्लास और ऑब्जेक्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, पाइथन में कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे आप ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस मेंबर्स ऐड करते हैं। अब आज हम बात करेंगे कि पाइथन के अंदर आप अपनी क्लास में मेथड्स कैसे बनाते हैं। पहली बात मैं आपको याद दिला दूं, मेथड्स उन्हीं को बोलते हैं जिन्हें आप आज तक फंक्शंस बोलते आए हैं। द डिफरेंस इज दैट अगर कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर बनता है तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाता, वो अपने आप में कहलाता है मेथड। फिर सुनिएगा गौर से मेरी बात, मेथड उन्हीं को बोलते हैं जिन्हें आप आज तक फंक्शंस बोलते आए हैं। बट द डिफरेंस इज अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर बनता है तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाता, वो अपने आप में मेथड कहलाता है। अब अगर आपसे कोई कहता है पाइथन में एक क्लास के अंदर हम कितनी तरह के मेथड्स बना सकते हैं, तो पाइथन में किसी भी क्लास के अंदर आप तीन तरह के मेथड्स बना सकते हैं। और ये तीन तरह के मेथड होते हैं इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड्स और स्टैटिक मेथड। फिलहाल हम लोग बात करेंगे पहली कैटेगरी के मेथड्स पे, जिनका नाम होता है इंस्टेंस मेथड। एक बार फिर बताइए तो पाइथन में इंस्टेंस किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स को। तो इंस्टेंस मेथड कौन से मेथड्स हुए? इंस्टेंस मेथड्स वो मेथड्स हुए जो ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेट करेंगे, जिन्हें आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना एक्शन लेंगे और आपको उस एक्शन का रिजल्ट दिखेगा। जैसे अगर आप स्ट्रिंग क्लास याद करें तो स्ट्रिंग क्लास के पास एक अपर नाम का मेथड है। क्या आप इस अपर नाम के मेथड को स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं? एसटीआर डॉट अपर करते हैं। क्या ये अपर नाम का मेथड एसटीआर के ऊपर ऑपरेट करता है? हाँ करता है। इसी के अंदर की स्ट्रिंग को उठाता है और उसे अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है। तो जब भी आप क्लास में कोई ऐसा मेथड बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट के डेटा पे काम करेगा, तो आपको उस मेथड को बनाना पड़ेगा इंस्टेंस मेथड। अब मैं अपने कोड को ओपन करता हूं और आपको बताता हूं इस कोड के अंदर हम क्या चेंज करने जा रहे हैं। ये बताइए आपकी इस ईएमपी क्लास में ये डंडर इनिट क्या कर रहा है? वेरी गुड। कंस्ट्रक्टर है ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या कर रहा है? तो आपका जवाब होगा सर इनिशियलाइज कर रहा है। ये हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है। और आप मेन में लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 12 पे क्या कर रहे हैं? लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 12 पे आप इन्हें डिस्प्ले कर रहे हैं, है ना? एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लास के डेटा को कभी भी क्लास के बाहर से एक्सेस अपन नहीं करते हैं। क्लास के डेटा को कभी भी क्लास के बाहर से एक्सेस अपन को नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? पाइथन का कहना है करना यह चाहिए कि आपको अपनी क्लास के मेथड्स बनाने चाहिए और जो एक्टिविटी आपको करनी है वो आपको मेथड के अंदर जाकर करनी चाहिए। हाँ, अब एक डाउट, यहाँ एक्सेस मॉडिफायर होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। पाइथन के अंदर कोई प्राइवेट नहीं होता, कोई पब्लिक नहीं होता, लेकिन बाय डिफॉल्ट हर चीज पब्लिक में ही गिनी जाती है। पाइथन सिक्योरिटी के मामले में उतनी अच्छी नहीं है। सो इन पाइथन वी डोंट हैव एनी कीवर्ड लाइक प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड। यही कारण था कि आपने देखा हम डायरेक्ट क्लास के बाहर से नेम, एज, सैल सबको एक्सेस कर पा रहे थे। क्लियर है? हालांकि पाइथन ने एक ट्रिक जरूर दी है चीजों को प्राइवेट करने की, वो ट्रिक मैं आपको ऊप्स के एंड में सिखाऊंगा। तो अभी के लिए प्राइवेट पब्लिक चीजें हटा दीजिएगा दिमाग से। अभी बस इतना समझिए, हमको ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रखना है और ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स रखने हैं। डेटा का काम होगा वैल्यू होल्ड करना, मेथड्स का काम होगा ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो अगर मैं चाहता हूं मैं अपनी क्लास के अंदर जाकर इस डेटा को डिस्प्ले करूं, तो मुझे क्लास में एक मेथड बनाना चाहिए। मेथड का नाम जो मेरा मन करे वो मैं दे सकता हूं। मान लीजिए मैंने मेथड का नाम दिया डिस्प्ले। अब अब ये बताइए क्या ये डिस्प्ले सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट सैलरी इन पे ऑपरेट करेगा? तो जवाब है हाँ, इन्हीं पे ऑपरेट करेगा। जब जब आप कोई इंस्टेंस मेथड बनाएंगे उसके पैरामीटर में क्या लेना पड़ेगा? उसके पैरामीटर में सेल्फ लेना पड़ेगा। क्या पाइथन सेल्फ पास करेगी? बिल्कुल। पाइथन जब इसको कॉल होता हुआ देखेगी तो फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे वो सेल्फ पास करेगी। एकदम सही सही बोलूं तो सेल्फ नहीं, एड्रेस पास करेगी। आपको एड्रेस रिसीव करने के लिए कोई वेरिएबल लेना होगा। हम लास्ट लेक्चर की तरह इस वेरिएबल को आज भी क्या बना रहे हैं? हम लास्ट लेक्चर की तरह आज भी इसको बना रहे हैं सेल्फ नाम का रेफरेंस। अच्छा, सेल्फ की जगह कुछ और नाम चलेगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड चलेगा, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वो यही है कि आप यहां पर सेल्फ यूज करें ही करें। ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, डिस्प्ले को कॉल कैसे करेंगे? आप डिस्प्ले को कॉल करेंगे ई डॉट डिस्प्ले, ये आपका डिस्प्ले का पहला कॉल। और अगर आपको एफ का भी डेटा शो करना है तो आप कॉल करेंगे एफ डॉट डिस्प्ले। ये डॉट लगाना जरूरी है
जी, ये डॉट लगाना जरूरी है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स होता है कि जब भी आप क्लास का कोई भी मेंबर एक्सेस करेंगे, आप उसके लिए डॉट यूज करेंगे। क्या डिस्प्ले क्लास का मेथड है? हाँ, डिस्प्ले क्लास का मेथड है। तो कहना पड़ेगा ई डॉट डिस्प्ले, कहना पड़ेगा एफ डॉट डिस्प्ले। ये सिंटेक्स है। और अगर मैं डॉट ना लगाऊं तो, अगर मैं डॉट ना लगाऊं तो पाइथन को लगेगा डिस्प्ले कौन है? पाइथन को लगेगा डिस्प्ले कोई फंक्शन है। और वो डिस्प्ले को कहां ढूंढेगी? वो डिस्प्ले को हर जगह ढूंढेगी, लेकिन ईएमपी के अंदर नहीं जाएगी। और जब ईएमपी के अंदर डिस्प्ले मिलेगा नहीं और कहीं और वो जाके डिस्प्ले को ढूंढ नहीं पाएगी, तो मेरा कोड दे देगा नेम एरर। समझ आ रहा है? मेरा कोड दे देगा नेम एरर। पाइथन बोलेगी किस डिस्प्ले की बात हो रही है? डिस्प्ले तो दिख ही नहीं रहा। तो अगर आप पाइथन को ये कहना चाहते हैं कि ये वाला डिस्प्ले कॉल करना है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको इसकी जगह लिखना है ई डॉट डिस्प्ले। समझ आया? जो आप में से बिल्कुल ऊप्स के बिगनर्स हैं, सो दिस हैज टू बी ई डॉट डिस्प्ले, दिस हैज टू बी एफ डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब अगला पॉइंट, ये बताइए डिस्प्ले को कितने आर्गुमेंट जा रहे हैं? तो जवाब है हमारी तरफ से तो एक भी नहीं जा रहा है। तीन कहां से जा रहे हैं ऋषिकेश? एक भी आर्गुमेंट नहीं जा रहा है। मेरी तरफ से तो एक भी आर्गुमेंट नहीं जा रहा है। पर क्या पाइथन पास कर रही है? हाँ, पाइथन जरूर पास कर रही है। अब क्या पास कर रही है जानने के लिए जरा आप लास्ट लेक्चर याद करके ऑब्जेक्ट का डायग्राम दिमाग में इमेजिन करिए। ये ई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इसका एड्रेस 1000 है जो ई के पास है। ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन मेंबर बैठे हुए हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं एज, नेम, सैल। आपने एज के अंदर 25 डाला हुआ है, नाम को अजय करा हुआ है, सैलरी आपने 45,000 डाली हुई है। ऐसे ही आपके पास एक और ऑब्जेक्ट रेफरेंस है जिसका नाम एफ है। एफ अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये रहा एफ का ऑब्जेक्ट। एफ के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम मानते हैं 2000 है। एफ के अंदर 2000 पड़ा हुआ है, एफ इसको होल्ड कर रहा है। एफ के ऑब्जेक्ट के अंदर भी तीन चीजें हैं, एज, नेम, सैल। एफ की एज 30 मानी हुई है, एफ का नाम विजय है, और एफ की सैलरी आपने मानी हुई है 50,000। ये आपका मेमोरी लेआउट है। अब जब आप कॉल करेंगे बाय राइटिंग ई डॉट डिस्प्ले, ई के अंदर 1000 है, हाँ है। पाइथन चुपचाप ये 1000 इस सेल्फ में पास कर देगी, और ये सेल्फ इस 1000 को करने लगेगा पॉइंट। अब आप बताइए, अगर सेल 1000 को पॉइंट कर रहा है, तो क्या मैं डिस्प्ले के अंदर जाकर एज, नेम, सेल एक्सेस कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। और क्या इस काम में मेरी सेल्फ मदद करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मैं कह दूंगा एज कोलन सेल्फ डॉट एज, कॉमा नेम कोलन सेल्फ डॉट नेम, कॉमा सैलरी कोलन सेल्फ डॉट सैलरी। ठीक है। अगली बार जब इसी डिस्प्ले को एफ कॉल करेगा, तो वही वाला सेल जिसके पास 1000 था, इसी सेल्फ के पास अब पाइथन क्या भिजवाएगी? अब इसी सेल्फ के पास पाइथन भिजवाएगी 2000। 2000 के कारण ये इस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होगा। और अब आप जब बोलेंगे सेल्फ डॉट एज, विल आई गेट 30? यस। सेल्फ डॉट नेम आई विल गेट विजय, एंड सेल्फ डॉट सैलरी आई विल गेट 50,000। अब से लेकर पूरे कोर्स के खत्म होने तक जब जब हम क्लास बनाकर काम करेंगे, इसी तरह से अपनी क्लास डिजाइन करेंगे। जो इनिशियलाइजेशन करेंगे वो डंडर इनिट से करेंगे, जो ऑपरेशंस करेंगे उनके लिए अलग अलग मेथड्स बनाएंगे। मेथड्स इंस्टेंस मेथड होंगे, तो उनके पैरामीटर में क्या आएगा? उनके पैरामीटर में सेल्फ आएगा। राइट? अब अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, दिस इज टॉपिक नंबर 27। पाइथन फॉलोड बाय ex7.py। आउटपुट आपको बिल्कुल पहले जैसा ही लगेगा, बट डिजाइनिंग थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि अब आप क्लास के बाहर से सिर्फ दो काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को बनाना और मेथड्स कॉल करना, दैट्स इट। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, खास तौर पे जो आप में से ऊप्स के बिगनर्स हैं वो पूछें। ई डॉट एड्रेस इक्वल टू डबल कोट्स से भी नया इंस्टेंस वेरिएबल बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। उस पर आ रहा हूं अभी मैं। यहां तक क्लियर है पॉइंट? सर आई हैव अ डाउट फ्रॉम लास्ट क्लास। बिल्कुल सही राज, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए, गुड बोलिए। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग राज, बोलिए। सर वो एग्जाम्पल 5 एक बार निकालिएगा मुझे। वो पेज एग्जाम्पल ओपन कर। 5 निकालना है? जी, ये सर रहा इसमें मेरा एग्जाम्पल। डाउट सर हम्म। मेरा इसमें डाउट है कि आपने ना कल दो ऑब्जेक्ट बनाया था जब ई और एफ दोनों कॉल करने पे। हम्म।
तो क्या दो ऑब्जेक्ट बनेंगे या सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को ही वो रेफरेंस काउंट हो जाएगा दो? नहीं, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक ई के साथ होगा, एक एफ के साथ होगा, दोनों के पास अपने बट अपने ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा। बट सर दोनों तो एक ही चीज को, यहाँ पे सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू 25, यहाँ पे नहीं तो ये नेम सेल्फ, एज। अरे 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 अरे, ये जो सेल्फ डॉट एज है ये तब तक ई के लिए काम करेगा जब ये ई के लिए चलेगा। जब एफ वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो दोबारा से सेल्फ एफ के लिए कनेक्ट हो जाएगा। सेल्फ दो ऑब्जेक्ट हमेशा बनेंगे। हमेशा के लिए ई से थोड़ी कनेक्टेड है। सेल्फ उससे कनेक्टेड है जिसने इस पर्टिकुलर डंडर इनिट को कॉल करवाया है। तो जब लाइन नंबर 9 चलेगी तो डंडर इनिट ई के कारण कॉल होगा। तो सेल्फ ई के साथ कनेक्टेड होगा। ई के साथ कनेक्टेड होगा मतलब उस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होगा जो ई का ऑब्जेक्ट है। और अगली यस बार सर। एफ ने करवाया कॉल तो ये उस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होगा जो एफ का ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है राज कि ये हमेशा ई से कनेक्टेड है, तो अपन सेल्फ के अंदर का एड्रेस प्रिंट करते हैं। यस तुम्हारे सर। हिसाब से तो दोनों बार एड्रेस सेम ही आना चाहिए। यस क्या सर। बोलते हो, है ना? चलो यस सर। देखते हैं। यहां मैं एक बार प्रिंट करता हूं एड्रेस इन ई। ठीक है, एड्रेस इन ई। और यहां मैं ई को प्रिंट करता हूं। और मैं यहां लिखता हूं एड्रेस इन एफ। यहां मैं एफ को प्रिंट करता हूं। अगर तुम्हारी बात सही है कि सर सेल्फ तो हमेशा ई को ही पॉइंट करेगा, तो ये वाले जो दो प्रिंट चलेंगे, दो बार चलेगा प्रिंट, यस सर। है ना? तो दोनों बार एड्रेस सेम आना चाहिए। ओके। ठीक, देखते हैं क्या आता है। चलो अब इस कोड को करते हैं रन। दिस इज आर एग्जाम्पल 5। और कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं 2 मिनट के लिए ये जो डेटा वाला प्रिंट है इसको कमेंट आउट कर रहा हूं, ताकि तुम सिर्फ एड्रेसेस देखो। ठीक, अब सिर्फ एड्रेसेस प्रिंट होंगे, जरा चेक करना क्या प्रिंट होता है। पाइथन example5.py। देखो, सबसे पहले एड्रेस इन सेल्फ क्या आया, लास्ट के चार पढ़ो डिजिट, सिक्स सिक्स ए ए फाइव फाइव जीरो जीरो और ई में क्या है 6A50। यस सर। करेक्ट। अगली बार यस सर। सेल्फ में 6A50 आया है? नो सर, 4 ए नहीं, 50। 4A50 आया है। और 4A50 क्या वही एड्रेस है जो एफ के पास है? यस सर। यस। तो इससे क्या सीखने को मिला? इससे ये ये सीखने को दो। मिला कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हारा ये मेथड चल रहा है, सेल्फ उस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है। तो एक डाउट और है मेरा सर। हम्म। जैसे जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है सेल्फ, वो इम्प नाम का। ऑब्जेक्ट तुमने बनाया है ई, इम तो सर क्लास है। इफ, यस सॉरी सर, क्लास बनाया जो इम्प बनाया मैंने हिप में। तो वो हम्म। सबसे पहले जब जब मैं इसे कॉलिंग करूंगा तो वो सबसे पहले सेल्फ से रेफर करेगा। नहीं, जैसे ही तुम इस प्रोग्राम को रन करोगे सबसे पहले पाइथन लाइन नंबर 10 चलाएगी। जब वो लाइन नंबर 10 चलाएगी तो उसको दिखेगा ईएमपी नाम का कुछ तुम यूज कर रहे हो। अब यस सर। पाइथन जाकर चेक करेगी ईएमपी कौन है। उसको पता चलेगा ईएमपी एक क्लास है। जैसे ही पाइथन को पता चलेगा ईएमपी एक क्लास है, पाइथन जानती है क्लास का क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनता है। तो पाइथन तुम्हारे हीप एरिया में जाकर एक मिनिमम अमाउंट की स्पेस रिजर्व करके एक ऑब्जेक्ट बना देगी। जिस ऑब्जेक्ट को मैं मान रहा हूं एड्रेस वो 1000 देगी। अब क्या ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है किस क्लास का? ये एक इम्प ईएमपी क्लास का। का। ईएमपी का इम्प। ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन तुरंत इस डंडर इनिट को कॉल करेगी। उसे मालूम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो मुझे डंडर इनिट कॉल करना ही करना है। तो वो डंडर इनिट को कॉल करेगी और तुम्हारे इस सेल्फ में पास करेगी 1000। तो सेल्फ इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट चलेगा सेल्फ डॉट एज इक्वल टू 25। पाइथन यहां आएगी, यहां एज नाम का एक मेंबर बनाएगी, उसमें 25 डालेगी। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू अजय, यहां आएगी एक नेम बनाएगी उसमें अजय डालेगी। सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल टू 45,000, एक सैलरी बनाएगी उसमें 45,000 डालेगी। उसके बाद आपका डंडर इनिट का काम खत्म हो जाएगा। सेल्फ का इस ऑब्जेक्ट से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, मतलब खुद सेल्फ भी अब मेमोरी से हट जाएगा। अब पाइथन इस लाइन के बचे हुए पार्ट को चलाएगी। बचा हुआ पार्ट क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर दो ई में। तो पाइथन ये ई को क्रिएट करेगी और इसमें असाइन कर देगी ये 1000। अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्ट को ई से कर दिया जाएगा कनेक्ट। ओके सर। ठीक है। ओके सर, सेल्फ थैंक यू तभी सर। बनेगा जब कॉल होगा कुछ। अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि राज मुझे बताओ, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद अगर मैं इस कोड को ऐसे लिख दूं, प्रिंट हेलो राज, तो हमारी ईएमपी से रिलेटेड पाइथन क्या करेगी? सेल्फ बनाएगी, एज नहीं सर बनाएगी, वो। नेम बनाएगी? कुछ नहीं नो। बनाएगी। वो झांकेगी भी नहीं तुम्हारी क्लास की तरफ। उसे कोई मतलब नहीं है यस तुम्हारी सर। क्लास से। क्लास का मतलब ही तब निकलता है जब क्लास का इस्तेमाल हो। क्लास का इस्तेमाल होता है तब जब क्लास का क्रिएट हो ऑब्जेक्ट।
क्लियर? यस सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। वेलकम। बिल्कुल सही नमन। हाँ जी, अनूप का डाउट, सर वी कैन पास ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इन डिस्प्ले मेथड विदाउट डिफाइनिंग इन मेथड डिक्लेरेशन। हाँ, मतलब अनूप, अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूं तो आप शायद ऐसा करने की बात कर रहे हैं कि हम डिस्प्ले को कॉल करते वक्त यहां से ई पास करें, ऐसा? ओके, और डिस्प्ले को बनाएंगे कहां आप? क्लास के अंदर के क्लास के बाहर? क्लास के अंदर बनाएंगे। तो फिर ई पास करने का मतलब क्या है? ऑलरेडी तो एक एड्रेस पाइथन भेज ही रही है, अब तुम्हें डिस्प्ले में कितने पैरामीटर बनाने पड़ेंगे? अगर आपको लग रहा है एक, तो आप गलत सोच रहे हैं। दो पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। कारण, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ई पास कर रहे हैं तो पाइथन सेल्फ नहीं भेजेगी। बिल्कुल भेजेगी। पाइथन अपनी तरफ से एक एड्रेस पास करेगी ही करेगी। आपके ई को देखकर वो पास करना छोड़ नहीं देगी। गॉट इट? तो अब इस कोड को मैं चलाऊंगा तो क्या होगा? इस कोड को मैं चलाऊंगा तो आएगी एरर, पाइथन देगी एक्सेप्शन। क्या शिकायत करेगी वो मुझे? वो ये शिकायत करेगी कि जो डिस्प्ले है उसमें तो एक ही पोजिशनल आर्गुमेंट है, यहां से दो क्यों भेज रहे हो? मुझे लगेगा दो कहां भेज रहे हैं, एक ही तो भेज रहे हैं। पाइथन को लग रहा है दो भेज रहे हैं। इस ई के पहले पाइथन ने भी एक एड्रेस पास करा हुआ है, वो भी वही एड्रेस है जो ई के पास है। तो देखो आप क्या हो रहा है इस कोड का जवाब। बोला जा रहा है डिस्प्ले के पास तो एक ही पोजिशन आर्गुमेंट है, पर दो जा रहे हैं, जबकि जा मेरी तरफ से तो एक ही रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म बात है, अगर तुमने क्लास के अंदर कोई मेथड बनाया तो पाइथन उसको सेल भेजेगी, पक्की बात है। यस, पक्की बात है कि पाइथन उसको सेल भेजेगी। राइट, आपसे पूछेगी नहीं। हर हाल में वो एक आर्गुमेंट पास करेगी जिसको आप सेल्फ में रिसीव कर रहे हो। सही है? ग्रेट, वेरी गुड। हाँ जी, तो आप फटाफट एक छोटा सा कोड डिस्कस करें। बहुत बेसिक सा कोड है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? वेरी गुड। क्या बनाना है? आपको एक सर्कल नाम की क्लास बनानी है। ठीक है? कितने इंस्टेंस वेरिएबल बनाने हैं? आपको एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है, दो नहीं बनाने हैं, सिर्फ एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है। उसका नाम क्या रखना है? उसका नाम रखना है रेडियस। मेथड्स कितने बनाने हैं क्लास में? मेथड्स आपको क्लास में तीन बनाने हैं। कौन कौन तीन मेथड? एक आपको बनाना है डंडर इनिट, एक आपको बनाना है कैल अंडरस्कोर एरिया, एक आपको बनाना है कैल अंडरस्कोर सरकमफेरेंस। डंडर इनिट क्या करेगा? डंडर इनिट इनिशियलाइज करेगा। किसको किससे इनिशियलाइज करेगा? जवाब है जो पैरामीटर में हम रेडियस भेजेंगे उससे रेडियस को इनिशियलाइज करेगा। कैल एरिया, एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा। कैल सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा। ठीक है? और मेन क्या करेगा? मेन यूजर से इनपुट लेगा, सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाएगा, इनिशियलाइज करेगा और कैलकुलेट करके एरिया और सर्कमफेरेंस को डिस्प्ले कराएगा। करेक्ट? शुरू करा जाए इंप्लीमेंटेशन। ये आपके प्रोग्राम का प्रोबेबल आउटपुट है। ओके, सो गो फॉर एग्जाम्पल 8। पूरे कोड को इरेज करते हैं। सबसे पहले मैथ मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी। उसको कर लेते हैं इंपोर्ट। क्लास का नाम सर्कल। सर्कल के अंदर फटाफट अपन तीन मेथड्स बना लेते हैं जो हमें मालूम है हमें अपनी क्लास के अंदर चाहिए। एक डंडर इनिट चाहिए, एक चाहिए कैल अंडरस्कोर एरिया चाहिए। यस। इंस्टेंस मेथड है। यस। सेल्फ लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। पास। और तीसरा आपको चाहिए डेफ कैल अंडरस्कोर सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस सेल्फ लिखिए और कोलन और कर दीजिए पास। ठीक, ये आपकी क्लास का बेसिक स्केलेटन। अब अपन क्लास के अंदर का काम स्टार्ट करते हैं। क्या काम है डंडर इनिट का? डंडर इनिट का काम है एक रेडियस नाम का मेंबर बनाना और उसमें रेडियस असाइन करना। ये असाइन वाला रेडियस कहां से आएगा? पैरामीटर में भिजवाना पड़ेगा। तो ये हो गया सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस। इज दिस क्लियर? ग्रेट। अब आएगी बारी कैल एरिया की। कैल एरिया के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया एरिया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाई मैथ डॉट पाव। पैरामीटर में क्या जाएगा? पाई आर स्क्वायर होता है ना, पैरामीटर में नहीं राज। यही मुझे लग रहा था आप लोग गलती करोगे। नवीन भी गलत,
राज भी गलत, धीरज भी गलत। रेडियस नहीं जाएगा भाई, सेल्फ डॉट रेडियस जाएगा। ये जावा नहीं है, ये पाइथन है। सेल्फ डॉट रेडियस बोलोगे तभी पाइथन को समझ में आएगा कि आप इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहे हो। अगर सिर्फ रेडियस बोलोगे तो पाइथन किसको ढूंढेगी? अगर सिर्फ रेडियस बोलोगे तो पाइथन उसे लोकली ढूंढेगी। जैसे क्या पाइथन एरिया को लोकल मान रही है? क्या ये एरिया लोकल है? ऐसे ही पाइथन रेडियस को लोकल ढूंढेगी। और देखो मैसेज आ रहा है, रेडियस इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सेल्फ डॉट रेडियस कर दूंगा तो नहीं आ रहा है। तब समझ में आ रहा है ये रेडियस कौन है। क्लियर? तो सेल्फ डॉट रेडियस कॉमा 2, ये आपका एरिया कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे सरकमफेरेंस। एरिया की जगह हो जाएगा CIRC, सरकमफेरेंस इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय मैट डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाय क्या? रेडियस, सेल्फ डॉट रेडियस, है ना। वेरी गुड। तो सरकमफेरेंस कैलकुलेट हो गया। अब अपन सबसे पहले यहां पर एक रेडियस वेरिएबल लेते हैं। चलो RAD ले लेते हैं। RAD इक्वल टू INT ऑफ इनपुट। और क्या बोलते हैं इनपुट में? इनपुट में बोलते हैं एंटर रेडियस। ठीक, जो भी रेडियस आएगा। हाँ अभी करा रहा हूं डिस्प्ले, बिल्कुल सही कहा नमन आपने, मैं डिस्प्ले कराना मिस कर गया, अभी कराता हूं। इसके बाद हम लिखेंगे OBJ इक्वल टू सर्कल। और सर्कल में क्या पास करेंगे? सर्कल में क्या पास करेंगे? RAD पास कर देंगे। फिर हम बोलेंगे OBJ डॉट कैल एरिया। ओके। और OBJ डॉट कैल सरकमफेरेंस, है ना। और क्या करेंगे? और ये जो एरिया है ये सिर्फ कैलकुलेट करने से तो बात बनेगी नहीं, दिखाना भी पड़ेगा। मैं कहूंगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, कॉमा CIRC, CIRC। और ऐसे ही मैं कहूंगा एरिया ऑफ, सॉरी एरिया नॉट CIRC। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये CIRC होगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज CIRC। सर मेथड्स एरिया आंसर का बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऋषिकेश, उस पर भी आ रहा हूं। ठीक, ये हो गया हमारा छोटा सा एक सर्कल क्लास का कोड। इसको बताता हूं मैं आपको और क्या क्या चेंजेस करके इस कोड को बना सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं, कोड रन होगा, मुझसे रेडियस मांगेगा, मैंने कहा 5, प्रोग्राम मुझे जवाब दे देगा ये एरिया है और ये सरकमफेरेंस है। यहां तक क्लियर है? नो डाउट्स? ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा डाउट है। मेरा डाउट आप लोगों के साथ ये है कि मैंने रेडियस को सेल्फ डॉट रेडियस बोला है ना। एरिया और सरकमफेरेंस को सेल्फ डॉट क्यों नहीं बोला है? क्योंकि मैं एरिया और सरकमफेरेंस को क्या बनाना चाह रहा हूं? मैं एरिया और सरकमफेरेंस को बनाना चाह रहा हूं लोकल वेरिएबल। क्यों क्यों बनाना चाह रहा हूं मैं इनको लोकल वेरिएबल? जब मैं रेडियस को इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा हूं तो इनको इंस्टेंस क्यों नहीं बना रहा हूं? तो उसका जवाब यह है कि मुझे एरिया की जरूरत क्या सिर्फ कैल एरिया में है? हाँ। मुझे सरकमफेरेंस की जरूरत क्या सिर्फ कैल सरकमफेरेंस में है? हाँ। मुझे दोनों की जरूरत उनके उनके मेथड्स में है। अगर किसी वेरिएबल की जरूरत किसी एक मेथड को पड़ती है, सबको नहीं पड़ती है, तो अकलमंदी ये कहती है उसे आप इस मेथड का बना लें लोकल वेरिएबल। अकलमंदी ये कहती है आप इस मेथड का उससे बना लें लोकल वेरिएबल। अगर आपको लग रहा है क्यों सेल्फ लगाने में क्या प्रॉब्लम है, सेल्फ लगाने में ये प्रॉब्लम है कि फिर ये एरिया किसके अंदर जाकर बैठ जाएगा? ये एरिया जाकर बैठ जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर। और ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजें परमानेंट रहती है मेमोरी में तब तक जब तक इस ऑब्जेक्ट को कौन कलेक्ट ना करे? जब तक इस ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट ना करे, है ना। इसलिए मुझे नहीं लगा कि मुझे एरिया को ऑब्जेक्ट में डालना चाहिए, इसलिए मैंने उसको लोकल बना लिया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जो तुम्हारा कैल एरिया है और जो तुम्हारा कैल सरकमफेरेंस है ये दो काम कर रहे हैं, एरिया निकाल भी रहे हैं प्रिंट भी कर रहे हैं, सरकमफेरेंस निकाल भी रहे हैं प्रिंट भी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि प्रिंटिंग अपन इन फंक्शंस के अंदर करें, इन मेथड्स के अंदर मेरे को प्रिंटिंग नहीं करनी है। मैं चाहता हूं प्रिंटिंग के लिए हम अलग से मेथड बनाएं, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्प्ले बनाया था। ठीक है। अगर मैं अब कहता हूं डिस्प्ले, जो ऑब्वियस ही बात है सेल्फ लेगा, और अब डिस्प्ले के अंदर आकर अगर मैं सरकमफेरेंस और एरिया को प्रिंट करता हूं तो क्या ये कोड चलेगा?
क्या पाइथन को समझ में आएगा कि मैं किस एरिया और किस सरकमफेरेंस की बात कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं आएगा। पाइथन दे देगी एरर। कौन सी एरर? पाइथन को ये वेरिएबल मिलेगा ही नहीं। तो अगर मैंने पाइथन से बोला ओबीजे डॉट कैल एरिया, और अगर मैंने पाइथन से बोला ओबीजे डॉट कैल सरकमफेरेंस, पाइथन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, सॉरी कैल एरिया कैल सरकमफेरेंस तो कॉल हो गया है, ओबीजे डॉट डिस्प्ले। अगर ये मैंने करा, पाइथन को नहीं समझ में आएगा मैं किस एरिया और सरकमफेरेंस की बात कर रहा हूं, बिकॉज ये लोकल टू कैल एरिया और कैल सरकमफेरेंस है। इस एरिया और इस सरकमफेरेंस का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो इस मेथड बॉडी के बाहर है ही नहीं। तो पाइथन को पता ही नहीं चल रहा किस एरिया की आप बातचीत कर रहे हैं। तो अगर अब मैं इस कोड को सेव करूं और अगर मैं इस कोड को रन करूं, सो लेट्स सी व्हाट पाइथन रिस्पॉन्ड्स। पाइथन क्या जवाब देती है? मैंने कहा example9.py इनपुट लेगा। कोड हमारा इनपुट लेगा। बिल्कुल, कोड आपका इनपुट तो लेगा। कहां पर है हम लोग? जेएनआई रूट पे हैं। हमें जाना चाहिए अपने कोड के अंदर। हमारा कोड है example27। तो मैं गया CD27 में, माइग्रेट करा मैंने इसके अंदर। मैंने कहा पाइथन example9, पाइथन example9.py, कोड चला। गॉट इट। ये क्या हो गया? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। कुछ मिस कर गया क्या मैं? हाँ, आई फॉरगॉट अ कॉमा, सो दिस इज अ सिंटेक्स एरर, है ना। आप देखिए कोड का बिहेवियर। प्रोग्राम ने मेरे से रेडियस मांगा, लेकिन उसके बाद उसने मुझे कह दिया नेम एरर। उसको पता ही नहीं चल रहा है मैं किस एरिया और किस सरकमफेरेंस की बातचीत कर रहा हूं। ठीक। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सेल्फ डॉट एरिया एंड सेल्फ डॉट सरकमफेरेंस? नहीं कह सकता हूं। अगर मैं ये बोलूंगा, पाइथन फिर से मेरे को एरर देगी। हालांकि एरर का नाम बदलकर अब हो जाएगा एट्रीब्यूट एरर। एरर का नाम अब क्या हो जाएगा? एरर का नाम हो जाएगा एट्रीब्यूट एरर। ये नाम आपको क्यों बताने लग रहा हूं आजकल में? इसलिए बताने लग रहा हूं क्योंकि आप 2 या 3 दिन बाद हम पढ़ेंगे वेरी क्रूशियल टॉपिक विच इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, और वहां आपको ये सारे नामों को याद रखना पड़ेगा। अब आपको मिलेगी एट्रीब्यूट एरर नाम की एरर। एरर सेम है लेकिन मतलब डिफरेंट है कि पाइथन अब ऑब्जेक्ट में जाकर एरिया ढूंढ रही है और वो कह रही है मुझे एरिया नाम का कोई एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही है। तो अब अगर इस कोड को मैंने चलाया तो सेम मैसेज है, लेकिन आप चेक करिए एरर बदल गई है। एरर हो गई है अब एट्रीब्यूट एरर। तो अब ऐसा क्या करूं कि एरिया सरकमफेरेंस सेल्फ सेल्फ के थ्रू यहां आ जाए? तो फिर मुझे इस एरिया को कर देना चाहिए सेल्फ डॉट एरिया और इसको कर देना चाहिए सेल्फ डॉट सरकमफेरेंस। सही कहा मैंने? अब चल जाएगा? यस, अब चल जाएगा। अब अगर आप इस कोड को रन करें और आप यहां 5 दें, कोड आपका प्रॉपर काम करेगा। तो इसका मतलब हमें वेरिएबल लोकल बनाना चाहिए या इंस्टेंस बनाना चाहिए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि हमें उसे यूज कहां करना है। अगर यूज मल्टीपल मेथड्स में करना है तो सेल्फ डॉट से बनाइए। अगर यूज अकेले किसी एक मेथड में करना है, बिना सेल्फ के बनाइए, ताकि वो वहीं बने, वहीं यूज हो और वहीं आप उसको रिलीज कर दें। क्लियर? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछिए। स्पेशली वो लोग जो पहली बार ऊप्स पढ़ रहे हैं। आपने किसी और लैंग्वेज में ऊप्स पढ़ी है तो आपके लिए चीजें बहुत सिंपल जा रही होंगी। पहली बार ऊप्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी डाउट्स दिमाग में आ सकते हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज पूछें, नहीं आ रहे हैं आगे बढ़ते हैं। ऑल गुड, ऑल क्लियर, एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल ऋषिकेत, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं, डोंट वरी, उसी पे आ रहा हूं। बिल्कुल अनु, you can exactly say that. Self is a reference variable which always points to the current object. And who is the current object? Current object is the object which is calling the method. जो मेथड को कॉल कर रहा है डॉट लगाकर, वही करंट ऑब्जेक्ट है। गॉट इट? तो कैल एरिया के करंट ऑब्जेक्ट ओबीजे है। इस ओबीजे में जो एड्रेस पड़ा है वही कैल एरिया के सेल्फ में जाएगा। ठीक है। अब बार बार एक डाउट आ रहा है कि क्या हम वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते मेथड से? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, बाय ऑल मींस कर सकते हैं। ठीक है। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे। एग्जाम्पल 10 पे आ रहा हूं मैं। अब अगर रिटर्न ही करना है तो फिर मैं सेल्फ हटाकर यहां सिर्फ एरिया करके लिख दूंगा रिटर्न एरिया। ठीक। अगेन यहां से सेल्फ हटाकर मैं लिख दूंगा रिटर्न सरकमफेरेंस। ठीक। डिस्प्ले की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब रिजल्ट्स डायरेक्ट अपनी मेन स्क्रिप्ट के अंदर जाकर प्रिंट करूंगा।
एंड एज यू कैन प्रिडिक्ट, अब अगर मैं कॉल कर रहा हूं कैल एरिया और कैल सरकमफेरेंस को, तो मुझे इसको रिसीव करने के लिए दो वेरिएबल चाहिएंगे। यस, अब यहां पर मैं दो वेरिएबल बना लूंगा, एक एरिया और एक सरकमफेरेंस। नाम सेम रखना पड़ेगा, इसका भी एरिया इसका भी एरिया? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नाम कुछ भी चलेगा। ठीक, और यहां पर फिर मैं कह दूंगा प्रिंट एरिया इज कॉमा एरिया, और ऐसा ही एक प्रिंट मैं यहां लगा दूंगा फॉर डिस्प्लेइंग सरकमफेरेंस। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर मेथड से कोई वैल्यू रिटर्न करानी हो तो सिंटेक्स में कुछ भी नया नहीं है, वही पुरानी बातें हैं जो आप फंक्शंस के दौरान पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस कोड को भी अगर आप चलाते हैं, सेम बिहेवियर सेम आउटपुट आपको मिलेगा। दिस इज आर एग्जाम्पल 10.py, कोड रन हुआ, आई सेट 5, आई गॉट द सेम बिहेवियर सेम आउटपुट। इन दिस वे यू कैन रिटर्न द वैल्यू। इतने तरीकों से आप इस कोड को कर सकते हैं डिजाइन। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो पूछे, नहीं तो आगे बढ़ू आगे। वेरी गुड, चला जाए आगे। बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहां से शुरू करते हैं। ये बताइए, ये जो कोड आपको दिख रहा है इस समय स्क्रीन पे, इस कोड में आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कितने इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं? लेट मी चेंज इट। हम लेते हैं हमारा लास्ट वाला कोड, ये वाला। दिस इज परफेक्ट कोड। ये जो आपने ऑब्जेक्ट कोड देख रहा है आपको, इस कोड में ऑब्जेक्ट के अंदर कितने इंस्टेंस वेरिएबल है? 3 है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या पाइथन मुझे बताएगी कि किसी ऑब्जेक्ट के पास कितने और कौन कौन से इंस्टेंस वेरिएबल हैं, क्या पाइथन से मेरे को ये जानकारी मिल सकती है कि ये जो ई ऑब्जेक्ट बना है इसके पास 3 इंस्टेंस वेरिएबल हैं? तो जवाब है बिल्कुल मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? हमारी पाइथन लैंग्वेज, नहीं नहीं नहीं, एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, सुनिए। हमारी पाइथन लैंग्वेज हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी तरफ से भी एक प्रॉपर्टी रखती है जिसको बोलते हैं डंडर डिक्ट। क्या नाम सुना आपने? टाइप करिए चैट विंडो में, जिसको बोलते हैं डंडर डिक्ट। राइट, कौन है ये पाइथन की तरफ से प्रोवाइड करी गई एक प्रॉपर्टी है। अगला डाउट, सर ये तो कहीं बनी नहीं है। तो नहीं बनी है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये आपको पाइथन देती है। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं जरा मुझे ई का एग्जैक्ट डायग्राम बताना क्या बन रहा है, तो आपका जवाब होगा सर अब तो डायग्राम बदल गया है। अभी तक अपन ये मानते थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये हमारा हीप एरिया है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हीप एरिया है। ठीक है, हमने जितनी चीजें सेल्फ से बनाई हैं ऑब्जेक्ट के अंदर उतने मेंबर्स आएंगे। हमें दिख रहा है हमने सेल्फ से सिर्फ 3 चीजें बनाई हैं, तो व्हाट वी थिंक इज दैट हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर 3 मेंबर आएंगे। एक का नाम एज होगा, एक का नाम नेम होगा, एक का नाम सैलरी होगा। एम आई राइट? ऐसा हमें लग रहा था, बट रियलिटी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपके ऑब्जेक्ट के पास 3 नहीं 4 मेंबर आएंगे। चौथा कौन है? चौथा वो है जो पाइथन लेकर आएगी, और इसका नाम है डंडर डिक्ट। अब अगर इसका नाम डिक्ट है तो आप इतना समझ रहे होंगे ये अपने आप में एक डिक्शनरी है, जिसके पास आपके ऑब्जेक्ट के जितने इंस्टेंस वेरिएबल हैं सबके नाम होंगे और सबकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। तो बताइए जरा कितने इंस्टेंस वेरिएबल है आपके पास? 3 है ना, एज नेम सैल। तो इस डिक्शनरी के अंदर 3 मेंबर होंगे, बिल्कुल की वैल्यू पेयर स्टाइल में। और आप अगर इसको प्रिंट करेंगे ना तो आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखाएगी पाइथन। करली ब्रेस, करली ब्रेस के अंदर एक की होगी जिसका नाम एज होगा, एज की वैल्यू दिखेगी 25। एक और की होगी जिसका नाम नेम होगा, नेम की वैल्यू दिखेगी आपको अजय। एक और की होगी जिसका नाम सैलरी होगा, वैल्यू दिखेगी 45,000। अपने आप ये पाइथन आपके लिए कर देगी। ठीक है, बहुत कम लैंग्वेजेस हैं जो आपको इतना ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने देती हैं। इंट्रोस्पेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर झांकना। तो आप लिखिए ई डॉट डंडर डिक्ट, राइट, और प्रिंट करिए इस कोड को, चलाइए। यस, पाइथन इसको इंटरनली अपने लिए यूज करती है, बट हमारे लिए भी ये काफी फायदेमंद है। अब आप देख पा रहे होंगे मुझे साफ दिख रहा है एज 25, नेम अजय एंड सैलरी 45,000। अच्छा, और अगर मैं यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट बना लूं एफ, तो डेटा बदल जाएगा? बिल्कुल, डेटा बदल जाएगा। तो ये वही वाली डंडर डिक्ट है जो ई के पास है, या ये दूसरी डंडर डिक्ट है जो एफ के पास है? तो ये दूसरी डंडर डिक्ट है। हर ऑब्जेक्ट के पास
अपना एक डंडर डिक्ट होता है। उस डंडर डिक्ट से प्रोग्रामर अगर चाहे तो ये चेक कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है कि इस ऑब्जेक्ट के पास टोटल कितने इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। क्लियर हुआ? ये तो स्ट्रिंग जैसा है। अरे बेटा डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर तुम्हारे जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो स्ट्रिंग की तरह रहते हैं। वैल्यू तो न्यूमेरिक है ना, खाली नाम स्ट्रिंग की तरह है। कंफ्यूज हो रहे हो आप? ध्यान से देखो, क्या सैलरी पे भी स्ट्रिंग लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। वो तो की का नाम स्ट्रिंग की तरह है, वैल्यू तो वैसी है जैसे तुमने दी है। ठीक है, अगला डाउट उन्नति का। सर ऐसे डिक्ट क्यों बना रही है एंड फॉर इट? हाँ बिल्कुल, वो उसका अपना इंटरनल यूज है। पाइथन इस पर्टिकुलर डिक्ट के थ्रू रन टाइम पे ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट कर सकती है ना। अच्छा क्यों बना रही है, उसका कारण समझो। क्या जावा में प्रोग्रामर ने क्लास बनाते वक्त जितने वेरिएबल रख दिए हर समय उतने ही रहेंगे ऑब्जेक्ट में? है ना। लेकिन पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है ना, पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है ना। पाइथन में मैं कहीं पे भी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा ऐड कर सकता हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नमन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा भी था। अगर मैं इसके नीचे एक लाइन और लिख दूं उन्नति, ई डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, तो आप बताओ क्या डंडर इनिट ने जेंडर ऐड करा? नहीं करा। लेकिन क्या ये लाइन से हमारे ऑब्जेक्ट में जेंडर ऐड हो जाएगा? तो कैसे पता चलेगा पाइथन को कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट के पास कितनी कितने एट्रीब्यूट्स हैं? वो आपको ये डिक्ट बताएगा। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो क्या मुझे अजय के लिए जेंडर भी दिखेगा? बिल्कुल, 100% दिखेगा। ऑल्दो मैंने दीपक के लिए चीज सेट नहीं करी है, तो दीपक के लिए जेंडर नहीं दिख रहा है। एक और विचित्र बात, इसका मतलब पाइथन में एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट के पास डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं। बिल्कुल, जो शायद आपने किसी और लैंग्वेज में नहीं देखा होगा, बट पाइथन में ये सच है। पाइथन में एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट के पास डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम ये एट्रीब्यूट जब चाहे ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डंडर इनिट में ही ऐड करें। जेएस जैसे, बिल्कुल सही। अभी समझ आया डंडर डिक क्यों दी गई है ना। अब एक और बात सुन लीजिए, ये जो आप ऐसे कर रहे हैं ना, ई डॉट जेंडर इक्वल टू मेल, इसे आप डंडर डिक से भी करवा सकते हैं। मतलब डंडर डिक इतना पावरफुल है कि आप सिर्फ उससे चेक ही नहीं कर सकते हैं, आप उसकी मदद से ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस मेंबर ऐड भी कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, आप बोलेंगे ई डॉट डंडर डिक्ट। आई होप आप लोगों को याद होगा, डिक्शनरी में स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर प्रॉपर्टी ऐड की जा सकती है। डिक्शनरी में स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं। बस तो पाइथन आपको यही काम डंडर डिक्ट के थ्रू करने देगी। राइट, तो मैं यहां लिख दूंगा डंडर डिक्ट, यहां मैं लिख दूंगा जेंडर इज इक्वल्स टू, और यहां मैं लिख दूंगा मेल। है ना। ऐसे ही देखो, मैं दीपक के लिए भी कुछ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एफ डॉट डंडर डिक्ट सबस्क्रिप्ट, यहां मैंने दीपक के लिए रोल कर दिया। एक एम्प्लॉय है तो ये दीपक का रोल है, दीपक SD2 है। अब आप मुझे बताओ, जब मैं ई को प्रिंट करूंगा, ई के लिए जेंडर नाम की भी एक प्रॉपर्टी दिखेगी जो दीपक में नहीं होगी। हाँ, और दीपक के लिए मुझे एक रोल नाम की प्रॉपर्टी दिखेगी जो मुझे SD2 वैल्यू दिखाएगी, जो अजय में नहीं होगी। तो मतलब दीपक और अजय सेम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, फिर भी डेटा डिफरेंट। यस, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, फिर भी डेटा डिफरेंट। दिस इज द पावर ऑफ डंडर डिक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी इंस्टेंस मेथड्स में मिलेगी, 100% मिलेगी। इसका भी प्रूफ देता हूं मैं आपको। लेट्स प्रूव दिस, कि जो हमने डंडर डिक्ट से ऐड करा है वो सिर्फ यहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैंने डिस्प्ले बनाया, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर मैंने पैरामीटर में सेल्फ लिया, ठीक, और अंदर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला। प्रिंट पे मैंने कहा एज, कॉमा, सेल्फ डॉट एज, कोलन लगा देता हूं थोड़ा क्लैरिटी के लिए, ठीक, कॉमा, नेम, कोलन, कॉमा, सेल्फ डॉट नेम, एंड कॉमा, सैल, कोलन, कॉमा, सेल्फ डॉट सैल। ठीक है, इतना तो दोनों में था ही। अब वो जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपने ऐड करी है, यहां मैंने कह दिया जेंडर, कॉमा, सेल्फ डॉट जेंडर। बस दिक्कत आपको नजर आएगी कि जब दीपक के लिए डिस्प्ले चलेगा
तो एट्रीब्यूट एरर आ जाएगी, क्योंकि दीपक में आपने जेंडर नहीं डाला है ना। तो या तो आप मेथड्स अलग अलग बना लें, या थोड़ा वेट कर ले एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो करेंगे तो इसको हम हैंडल कर लेंगे। अभी क्या करें, अभी अपन दोनों में ही जेंडर डाल देते हैं, ठीक है। एंड फॉर दैट मैटर दीपक को कर देते हैं ज्योति, थोड़ा ठीक लगेगा कि एक जेंडर मेल एक जेंडर हमारा फीमेल हो जाएगा। तो यहां मैंने कह दिया एफ डॉट जेंडर डिक जेंडर इक्वल टू फीमेल, ठीक। और फिर मैंने ये प्रिंट्स यहां से हटा दिए, ये भी यहां से हटा दिया, और मैंने इंस्टेंस मेथड डिस्प्ले को बोला भाई तू दिखा ई और एफ दोनों के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो डिस्प्ले बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं कॉल हो रहा हूं तब तक तुमने ऑपरेट कर दिया है, तब तक तुमने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड कर दी हैं। आई एम वेरी वेरी अवेयर अबाउट दीज प्रॉपर्टीज, और वो आपको शो कर देगा जेंडर फॉर अजय, जेंडर फॉर ज्योति, ओके। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कोड की रीडेबिलिटी के लिए कि आप सब कुछ यहीं बना दें, ताकि कल को कोई दूसरा बंदा आपके कोड को ट्रेस करे तो उसको सारे इंस्टेंस वेरिएबल एक ही जगह पे दिखें। नहीं तो पूरा प्रोग्राम छानना पड़ेगा उसे, कहीं कोने में बैठकर इंस्टेंस वेरिएबल बना के रख रहे होंगे अपन, उसके लिए कोड की ट्रेसिंग मुश्किल हो जाएगी। सही है। इन दीज मेनी वेज वी कैन क्रिएट इंस्टेंस वेरिएबल। चलूं आगे, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज जो कोई और लैंग्वेज नहीं देती है पर हमारी पाइथन लैंग्वेज देती है। अच्छा, पाइथन कहती है आप अगर चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे डिलीट कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे डिलीट कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए इसी कोड की मैं बात करूं, ठीक, तो आप मुझे बताइए जो ई है इसके पास 3 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, तो जवाब है हाँ। डिस्प्ले करूंगा तो तीनों दिखेंगे, हाँ तीनों दिखेंगे, राइट। मैंने कहा पाइथन example14.py, परफेक्ट। अब मान लीजिए ड्यू टू सम रीजन मुझे इसमें से सैलरी हटानी है, पाइथन बिल्कुल अलाउ करेगी मुझे, बाय ऑल मींस आई एम अलाउड टू रिमूव सैलरी और नेम और एज फ्रॉम दिस ई ऑब्जेक्ट। कैसे? दो तरह से। नहीं नहीं उन्नति, ये सैलरी हटी नहीं है, ये तो आपने सैलरी को ब्लैंक कर दिया है। मैं तो कह रहा हूं सैलरी हट ही जाएगी। इसके लिए पाइथन आपको कीवर्ड देती है डेल, जो पाइथन का एक ऑपरेटर है। बहुत मिल चुके हैं आप इससे, मिल चुके हैं ना। लिस्ट में से कुछ उड़ाना हो, डिक्शनरी में से कुछ उड़ाना हो, इस बार अपने ऑब्जेक्ट में से डेटा हटाइए और आप कह दीजिए डेल ई डॉट सैल। ठीक, क्या होगा ये लिखकर? ये लिखकर अब आप पता करिए ई डॉट डंडरडिक्ट। अब अगर आप ई डॉट डंडरडिक्ट प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आपको सारा डेटा दिखेगा, कौन नहीं दिखेगा? सैलरी गायब है, सैलरी नहीं दिखेगी, राइट। रन कीजिए। इनिशियली एज नेम सैलरी तीनों थे, आफ्टर रिमूविंग सैलरी यू कैन सी सैलरी हैज बीन ड्रॉप्ड। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? है ना। अब एक डाउट आ सकता है सर इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत पाइथन को ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के बाद आपको किसी इंस्टेंस वेरिएबल की आवश्यकता ना हो, उसका रोल यहीं तक था, इसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। तो आप आराम से उस इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट में से हटाकर अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ा, अपने ऑब्जेक्ट की साइज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। करेक्ट है ना। एक एग्जाम्पल, आपने एक वेब एप्लीकेशन पाइथन में बनाई, जब वेब एप्लीकेशन में यूजर ने लॉगिन करा तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दिया। अब आप बताइए लॉगिन करने के बाद पासवर्ड की जरूरत है? जब तक मैं वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूं डू आई नीड पासवर्ड? क्या हर एक सेकंड में वेबसाइट पासवर्ड चेक करती है मेरा? नहीं करती है। लॉगिन करते वक्त है, लॉगिन करने के बाद नहीं है। तो अगर मैं पाइथन में इसका कोड लिख रहा हूं तो मैं अपनी जरूरत के मुताबिक यूजर आईडी पासवर्ड को ऑब्जेक्ट में से उड़ा दूंगा लॉगिन करने के बाद। आ रहा है समझ? ये इसका रियल वर्ल्ड यूज केस है। ठीक है, बहुत कॉमन सा डाउट है कि सर इसकी जरूरत क्या है, पाइथन ये फीचर क्यों दिया? तो पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है, हर कदम पे इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वो डायनेमिक है, वो रन टाइम पे बहुत एडवांस चेंजेस अलाउ करती है। तो पाइथन की टीम ये कहती है जरूरी नहीं है हर ऑब्जेक्ट को हर डेटा की जरूरत हर समय पड़े, हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उस डेटा की जरूरत ऑब्जेक्ट को नहीं है, तो प्रोग्रामर मेमोरी बचा सकता है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हटाकर। ऑल गुड, ऑल क्लियर? डेल ई डॉट डिक सैल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलो आगे, यहां तक क्लियर? अब दूसरा तरीका ऑब्जेक्ट में से डेटा हटाने का, आप इंस्टेंस मेथड में बैठकर भी डेटा हटा सकते हैं।
आप इंस्टेंस मेथड में बैठकर भी डेटा हटा सकते हैं। कैसे? ये जो डेल वाली लाइन आपने लिखी है ना, ये आप यहां लिख दीजिए और यहां कह दीजिए डेल सेल्फ डॉट सैल। क्या ऐसा करने से जब डिस्प्ले कॉल होगा तो सैलरी हट जाएगी? यस। प्रिंट होने के बाद के प्रिंट होने के पहले? तो जवाब है प्रिंट होने के बाद। अगर प्रिंट होने के पहले हटा दी मैंने तो, अगर प्रिंट करने के पहले हटा दी तो आ जाएगी एट्रीब्यूट एरर। फिर अपन को ही झेलना पड़ेगा उस एट्रीब्यूट एरर को। इसलिए मैंने मैंने सोचा पहले प्रिंट करा लेता हूं, बाद में सैलरी को ड्रॉप कर दूंगा। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं, आउटपुट बिल्कुल पहले जैसा आएगा, लेकिन रिमूवल यहां ना होकर, सॉरी एग्जाम्पल 15, रिमूवल यहां ना होकर कहां होगा? हमारे मेथड बॉडी के अंदर होगा। तो सेल्फ को भी पूरी इजाजत है इस ऑब्जेक्ट का डेटा ड्रॉप करने की। क्लियर? नो डाउट्स? ऑल गुड, ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया। अब डेल की अगली पावर देखिए। क्या डेल पूरा ऑब्जेक्ट भी डिलीट कर सकता है? अगर हम चाहें तो क्या डेल से पूरा ऑब्जेक्ट भी डिलीट करवा सकते हैं? कहने का मेरा मतलब, क्या हम ये लिख सकते हैं डेल ई? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं लिखूं ई डॉट डंडर डिक्ट, तो क्या होगा? एट्रीब्यूट एरर? क्या बोलते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, नेम एरर। नो एट्रीब्यूट एरर विल अराइज, विल गेट नेम एरर। कारण समझ रहे हैं ना आप सब? वाई नेम एरर? नेम एरर इसलिए क्योंकि ई ही नहीं बचा। एम आई राइट? वेरी गुड। और यही काम हम डिस्प्ले में भी बैठकर कर पाएंगे, यही काम हम डिस्प्ले में बैठकर भी कर पाएंगे। जहां मैंने डेल ई बोला है वहां मैं बोल दूं डेल सेल्फ। करेक्ट? यस और नो? नो। नो, नहीं चलेगा ये। तो एरर आएगी? नहीं, एरर भी नहीं आएगी। ना एरर आएगी, ना वो होगा जो आप कर रहे हैं। तो मतलब ये चलेगा ई डॉट डंडर डिक्ट, ये बिल्कुल चलेगा। ऐसा क्यों? समझ नहीं आया? सेल तो इतना पावरफुल है, सेल को ये पावर क्यों नहीं है? नहीं नमन, गलत। अब इसके लिए तुम्हें पुराने कॉन्सेप्ट्स याद करने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं उन्नति, सेल्फ पाइथन का है, ऐसा नहीं है। याद करो, पाइथन किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय तब करती है ना जब उसका रेफरेंस काउंट 0 हो जाता है ना? तो आपके पिछले कोड में क्या हुआ? लेट्स ट्राई टू इंस्पेक्ट दैट। आपके पिछले कोड में जब आपने लाइन नंबर 13 चलाई, एट दैट मोमेंट सिर्फ ई ही पॉइंट कर रहा था क्या इस ऑब्जेक्ट को? है ना? और इसके पास जो रेफरेंस काउंट था वो 1 था। जब आपने डेल ई करा तो पाइथन ने ई उड़ा दिया। अगर पाइथन ने ई उड़ा दिया तो जो रेफरेंस काउंट है वो 0 हो गया। हाँ बिल्कुल 0 हो गया। अगर रेफरेंस काउंट 0 हो गया तो क्या ये ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर के टारगेट पे आ गया कि भाई ये क्यों बैठा है मेमोरी में जिसको कोई यूज ही नहीं कर रहा? गार्बेज कलेक्टर ने से हटा दिया। कारण जब आपने ई प्रिंट करा तो आपको मिल गया नेम एरर। तो टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो हम लोगों ने ई हटाया था कि ऑब्जेक्ट हटाया था? तो जवाब है जी, हमने तो ई हटाया था, ऑब्जेक्ट थोड़ी हटाया था। ऑब्जेक्ट तो इसलिए हटा क्योंकि ई के हटने से उसका रेफरेंस काउंट 0 हो गया। करेक्ट? लेकिन जब आपने यही काम इस कोड में आकर करा, तो जिस वक्त आपका यह स्टेटमेंट चल रहा है उस वक्त आप गौर से समझें, रेफरेंस काउंट 2 है क्योंकि ई भी पॉइंट कर रहा है और सेल्फ भी पॉइंट कर रहा है। अगर पाइथन इसको चला भी दे तो रेफरेंस काउंट तो 1 ही होगा ना। क्या 1 रेफरेंस काउंट वाला ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए वैलिड है? नहीं है। इसलिए आप सेल्फ के थ्रू इंस्टेंस को डिलीट नहीं कर पाएंगे। ना कोड में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना वो डिलीट होगा। सही? क्लियर? दिस इज अबाउट इंस्टेंस मेथड्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल। कोई डाउट नहीं है तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूं? डाउट है तो प्लीज पूछें। क्लियर है? सर इनिट हमेशा एक ही होगा, ओवरलोडिंग नहीं होती। हाँ नहीं होती नमन, कोई ओवरलोडिंग नहीं होती।
अगर तुमने 2 यूनिट बनाए तो दूसरा वाला पहले वाले को रिप्लेस कर देगा, 3 बनाए तो तीसरा वाला दूसरे को कर देगा। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पाइथन में अगर सेम नाम के मेथड बना दें तो पाइथन ना उसे ओवरलोडिंग मानती है ना एरर मानती है, वो सिर्फ ओवरराइड कर देती है पिछली डेफिनेशन को नई डेफिनेशन से। हाँ, फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कभी 2 आर्गुमेंट, कभी 1 आर्गुमेंट, कभी 3 आर्गुमेंट पास करने हैं, तो आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स का सहारा लीजिए, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट करिए। ठीक, बढ़ा जाए आगे। क्लियर। चलिए, ये हुई कहानी इंस्टेंस मेथड्स और इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। अब मिलिए पाइथन में दूसरी तरह के वेरिएबल से और दूसरी तरह के मेथड से। अगर आप भूले ना हो तो पाइथन में कितनी तरह के वेरिएबल होते हैं क्लास के अंदर? तो जवाब है जी 3 तरह के होते हैं। लोकल होते हैं, इंस्टेंस होते हैं, और तीसरा कौन होता है? तीसरे होते हैं क्लास वेरिएबल। तो अब मिलिए पाइथन के क्लास वेरिएबल से। सबसे पहले पढ़िए पाइथन में क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जवाब है कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसे आपने क्लास की बॉडी के अंदर लेकिन मेथड की बॉडी के बाहर बनाया, वो अपने आप में क्या बन गया? वो अपने आप में बन गया क्लास वेरिएबल। अच्छा, मतलब अगर मैं इसी कोड को लूं, ये वाला कोड लेते हैं, दिस इज आर एग्जाम्पल नंबर 18। ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहां तक कोड समझ आ रहा है? इतना सिंपल है ना इतना कोड तो। ठीक, एक डिस्प्ले और बना देते हैं। ये हो गया हमारा सेल्फ, और यहां आ गया प्रिंट। प्रिंट में मैंने प्रिंट कर दिया एज, कॉमा एज, कॉमा नेम, कॉमा नेम, कॉमा सैल, सैल। और सबके साथ सेल्फ लगेगा, सबके साथ सेल्फ लगेगा। तो सेल्फ डॉट सैल, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक लेवल का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड। दोनों को मैं डिस्प्ले करूंगा, दोनों का डेटा स्क्रीन पे प्रॉपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक, नाउ इफ आई रन द कोड, नो इश्यूज, जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अनुसार आपको आउटपुट भी मिल रहा है। अब सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर करा। कहां पर? यहां क्लास बॉडी के अंदर, किसी भी इनिट और डिस्प्ले की बॉडी के बाहर, और मैंने कहा x=10। क्या पाइथन इसे अलाउ करेगी? सवाल नंबर 1। तो जवाब है बिल्कुल करेगी, 100% करेगी। लेकिन बहुत बड़ा फर्क होगा उस x में और इस एज नेम और सैल में। क्या फर्क होगा? पहला फर्क इनके नामों का होगा। अगर मैं आपसे बोलूं ना ये तीनों क्या हैं, तो आई होप आपको याद हो गया होगा अब, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी रखेंगे। वेरी गुड, मतलब इस प्रोग्राम में 2 एज, 2 नेम, 2 सैल होंगे, एक ई के लिए और एक एफ के लिए। लेकिन ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना x=10 जो आपने लिखा है, ये इंस्टेंस वेरिएबल की जगह कहलाएगा क्लास वेरिएबल। अच्छा, दूसरा, इसकी पाइथन दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन कॉपी बनाएगी। मतलब अब ई और एफ के पास अपना अपना एक्स नहीं है, दोनों के बीच में एक कॉमन एक्स है। मतलब ई का भी x10 है और एफ का भी x10 है। यस, ई का भी x10 है और एफ का भी x10 है। दोनों के बीच में x एक तरह से कॉमन वेरिएबल बन गया है। अब 2 डाउट। पहला डाउट, ये रहेगा कहां? जैसे ये एज, नेम और सेल, ये तो ऑब्जेक्ट के अंदर रहते थे, ये क्या दोनों ऑब्जेक्ट में जाकर बैठ जाएगा? तो जवाब है नहीं। इसके लिए पाइथन एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाती है, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पाइथन में बोलते हैं क्लास ऑब्जेक्ट। यानी जब जब पाइथन में आप कोई क्लास क्रिएट करते हो, पाइथन इस क्लास के लिए खुद एक ऑब्जेक्ट बनाती है जो आपके इन दोनों ऑब्जेक्ट से अलग है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब इस प्रोग्राम में टोटल 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। यस, इस प्रोग्राम में टोटल 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। दो ये सॉरी, दो ये ई और एफ वाले हैं, और एक वो है जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, पाइथन ने बनाया है। बिल्कुल, दो ये ई और एफ वाले हैं जो प्रोग्रामर ने बनाए हैं। इनको इंस्टेंस बोलेंगे। जी, इनको आप इंस्टेंस बोलिए, ये इंस्टेंस होंगे। और वो जो ऊपर आपको दिख रहा है वो कौन है? वो कहलाएगा क्लास ऑब्जेक्ट। और ये एक्स यहां आकर बैठेगा। जी हां, ये एक्स यहां आकर बैठेगा। समझ आ रहा है?
ये एक्स को पाइथन यहां लाकर बिठा देगी। सो वेयर डू क्लास वेरिएबल्स लिव? वेयर डू क्लास वेरिएबल्स लिव? दे लिव इनसाइड अ स्पेशल ऑब्जेक्ट हुज नेम इज व्हाट? हुज नेम इज क्लास ऑब्जेक्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? वेरी गुड। अब दूसरा सवाल, सर इस एक्स को कैसे एक्सेस करेंगे? इस एक्स को एक्सेस करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप इस एक्स को क्लास के नाम से एक्सेस करें। अच्छा, मतलब अगर मैं इस डिस्प्ले में जाकर एक्स को प्रिंट करना चाहूं तो ऐसे कर लूंगा, emp.x, बिल्कुल कर लेंगे। आप कहिए emp.x और अब आप इस कोड को चलाइए। आपको दोनों में एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है? दोनों में आपको एक्स की वैल्यू दिख रही है 10, है ना? अगला डाउट, अगला डाउट, सर अगर मैं सेल्फ डॉट एक्स बोलूं तो? अगर आप सेल्फ डॉट एक्स बोलेंगे तो पाइथन दो में से एक काम करेगी। वो ये चेक करेगी कि क्या आप सेल्फ डॉट एक्स असाइनमेंट के साथ लगा रहे हैं या बिना असाइनमेंट के लगा रहे हैं। आप बताइए, क्या आप असाइनमेंट के साथ लगा रहे हैं कि बिना असाइनमेंट के लगा रहे हैं? तो जवाब है जी, बिना असाइनमेंट के लगा रहे हैं। तो पाइथन पहले इसको ढूंढेगी ऑब्जेक्ट के अंदर, पहले इसको ढूंढेगी करंट ऑब्जेक्ट के अंदर। क्या करंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स है? नहीं है। फिर पाइथन इसको ढूंढने चली जाएगी क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर। क्या क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स बैठा हुआ है? हाँ बैठा हुआ है। तो आपको ये वाला एक्स मिल जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू 10 है। थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्या क्लास वेरिएबल्स को सेल्फ से एक्सेस कर सकते हैं? तो जवाब है दो बातें। अब तुम एक्सेस करने का मतलब क्या ले रहे हो? क्या तुम वैल्यू रीड कर रहे हो या तुम वैल्यू राइट कर रहे हो? अगर आपका जवाब है रीड कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका जवाब है राइट कर रहे हैं, नहीं। अगर राइट करेंगे तो पाइथन एक नया क्या बना देगी? पाइथन एक नया एक्स बना देगी। किसके अंदर? आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? है ना? इस बात को मैं आपको समझाता हूं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। पहले अपना प्रीवियस एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। अब मैं इसको सेव एज करके एग्जाम्पल 19 कर रहा हूं। अभी आपको आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी इसका आउटपुट बिल्कुल सेम दिखेगा। ठीक, सो अगर मैं एग्जाम्पल 19 को रन करूं, इट इज गोइंग टू शो मी द सेम बिहेवियर। जी जी शोभित, ये वही है जो बाकी लैंग्वेजेस में स्टैटिक होता है, बस पाइथन में स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता, उसकी जगह हम लोग बोलते हैं क्लास वेरिएबल। ठीक है, चलो आगे। हाँ आ रहे उन्नति, आ रहे आ रहे, आ रहा हूं, उस पर ही आ रहा हूं। अब सपोज करिए मैंने पाइथन में ये लाइन लिख दी, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू सेल्फ डॉट एज प्लस 10। क्या लग रहा है आपको ये लाइन से अब पाइथन क्या करेगी? ये लाइन से अब पाइथन एक नया एक्स क्रिएट कर देगी। एंड कैन यू गेस कहां क्रिएट कर देगी? तो अगर मैं पहले वाले डिस्प्ले की बात करूं तो वहां क्रिएट कर देगी जहां कौन पॉइंट कर रहा है? जहां ई पॉइंट कर रहा है। तो एक नया एक्स ई में आ जाएगा, जिसके लिए मैथ्स क्या लगेगी? जिसके लिए मैथ्स लगेगी जो एज है उसमें 10 जोड़ दो। ई की एज 25 है तो एक्स हो जाएगा 35, है ना? और जब यही काम एफ के लिए होगा तो ये रहा एफ, एफ के लिए एक और एक्स बन जाएगा और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 36। अब ये वो एक्स नहीं रह गया जो एक्स आप क्लास लेवल पे ले रहे थे। इसलिए बेटर ये है, आपको अगर क्लास लेवल वाला एक्स चाहिए, आप सेल्फ डॉट एक्स बोलने की गलती कभी ना करें। आप उसकी जगह किसका नाम यूज करें? आप उसकी जगह क्लास का नाम यूज करें। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो क्या मेरे को, अच्छा अभी बताओ अब टोटल कितने एक्स? अब टोटल 3 एक्स, तीन हो गए ऋषिकेत। एक एक्स हो गया एक्स ई के अंदर, एक हो गया एफ के अंदर, और एक ये भी तो बैठा है ऊपर, ये चला थोड़ी गया है, ये अभी भी बैठा हुआ है। तो वो जो ऊपर बैठा है वो दिखेगा। अगर मैं बोलूं emp.x, बिल्कुल दिखेगा, उसकी वैल्यू आपको अभी भी मिलेगी क्या? ग्रेट, उसकी वैल्यू आपको अभी भी मिलेगी 10। तो आप देखिए, ई के लिए एक्स 35 आ रहा है, एक्स एफ के लिए एक्स 36 आ रहा है, ऊपर वाला एक्स अभी भी 10 है। गॉट इट? वेरी गुड। अब आखिरी बात, सर ये एक्स ले क्यों रहे हैं बाय द वे अपन? क्या जरूरत पड़ गई क्लास में जाकर वेरिएबल बनाने की? तो बहुत सिंपल सा जवाब है। सपोज करिए आपको इस कोड के अंदर मैं कहता हूं मुझे इन दोनों की कंपनी का नाम रखना है, एंड दे बोथ आर वर्किंग फॉर द सेम कंपनी।
दे बोथ आर वर्किंग फॉर द सेम कंपनी एंड लेट्स से कंपनी नेम इज गूगल। लेट्स से कंपनी नेम इज गूगल। अगर आपको क्लास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप ये करके आएंगे, सेल्फ डॉट कंपनी इक्वल टू गूगल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट है, और कोड मुझे कंपनी का नाम भी दिखाएगा। तो मैं यहां पर अगर कॉमा लगा के लिखूंगा कंपनी कोलन कॉमा सेल्फ डॉट कंपनी, आई शुड गेट गूगल फॉर बोथ द एम्प्लॉइज विदाउट एनी फर्दर इश्यूज। बट टेक्निकली अगर आप सोचें, अगर ये दोनों सेम कंपनी में काम कर रहे हैं और ये माना जा रहा है ये सेम ही कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो अगर ये दोनों गूगल में काम कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कंपनी एक बार बननी चाहिए? बननी चाहिए ना। अभी आपके प्रोग्राम में कितनी कंपनी बन रही है? भले ही वैल्यू सेम है लेकिन कंपनी दो बन रही है। इट्स ऑलवेज बेटर अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ डेटा ऐसा है जो कॉमन है, शेयर्ड है, तो बेहतर है आप उसे कहां डिक्लेयर कर दें? बेहतर है आप उसे डिक्लेयर कर दें एट द क्लास लेवल। पाइथन इसको स्ट्रांगली स्ट्रांगली रिकमेंड करती है। गॉट इट? पाइथन इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करती है ना। अब आपको बताता है इसका हमारे जेन में क्या यूज है। जब हम कम्युनिकेट करेंगे एआई मॉडल्स के साथ तो हम अलग अलग मेथड्स बनाएंगे जो अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे। कोई इमेज जनरेट करेगा, कोई ऑडियो जनरेट करेगा, कोई सिंपल चैट करेगा। पर जब आप एआई मॉडल से बात करेंगे आपको एपीआई की जरूरत पड़ेगी। क्या वो एपीआई की सारे मेथड्स के लिए कॉमन होगी? अलग तो नहीं होगी ना सबके लिए। एपीआई की इज लाइक पासवर्ड, आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, वो पासवर्ड सबके लिए कॉमन होगा ना। सो इट्स बेटर ना हम ये पासवर्ड या एपीआई की क्लास लेवल पे सेटअप कर दें ताकि हमको बार बार उसकी मेमोरी एलोकेट ही ना करानी पड़े। एक ही बार एलोकेट हो, हर जगह हम उसको यूज कर लें। ठीक है। अब रहा सवाल सेल्फ डॉट कंपनी चलेगा क्या? क्या बोलते हैं, इस कोड में सेल्फ डॉट कंपनी चलेगा क्या? अब कंपनी को मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया है तो जवाब है चलेगा, क्योंकि आप रीड कर रहे हैं ना, इसलिए चलेगा। राइट कर रहे होते तो बात अलग होती, पर आपको करना नहीं है। करना किसका यूज है? करना आपको ईएमपी का ही यूज है। समझ आया? व्हाट इज अ क्लास वेरिएबल? क्लास वेरिएबल को कैसे मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं, ये भी क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो अभी इस कोड को रन करें, आई विल बी गेटिंग सेम रिजल्ट्स, सेम आउटपुट। सिंपल इनफ, नो डाउट्स, नो क्वेरीज, है ना। वेरी गुड। अब अगला पॉइंट, क्या हम क्लास वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर कर पाएंगे? तो जवाब है हाँ, कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं चाहता हूं कि कंपनी पहले से सेट हो। अच्छा, फिर मैं चाहता हूं कंपनी यहां से पास करूं और कंडीशन सेम है, दोनों की कंपनी सेम है। अब क्या करें? तो पहली बात तो आपको यहां एक पैरामीटर बढ़ाना पड़ेगा, यस और नो। ठीक, अब अंदर क्या बोलना पड़ेगा? अंदर अब आपको सावधानी रखते हुए ईएमपी डॉट कंपनी बोलना चाहिए। अगर आपने बाकियों को देखा देखी सेल्फ डॉट कंपनी बोल दिया तो कोड भले ही चलेगा लेकिन कंपनी कितने बन जाएंगे? कंपनी वेरिएबल्स दो बन जाएंगे, है ना। तो अगर कोई पूछता है क्या क्लास वेरिएबल्स को डंडर इनिट यानी कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकते हैं? कहीं भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, पर सेल्फ मत बोलिएगा, बोलिएगा ईएमपी डॉट कंपनी। तब पाइथन को समझ में आएगा ओके ये वो वेरिएबल है जो क्लास ऑब्जेक्ट में बनना है, ना कि सेल्फ यानी इंस्टेंस में। हुआ क्लियर ये भी? ये भी काम करेगा कोड? यस, ये भी बिल्कुल काम करेगा। अगर मैं इसको रन करूं पाइथन एग्जाम्पल 21.py, इस कोड में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। देन क्या हम देख सकते हैं कि पाइथन के क्लास ऑब्जेक्ट में कौन कौन है? तो पाइथन कहती है बिल्कुल, तुम क्लास ऑब्जेक्ट में भी ताक झांक कर सकते हो। कैसे? जैसे हर इंस्टेंस के पास डंडा डिक्ट होता है, ऐसे हर क्लास के पास भी एक डंडा डिक्ट होता है। आप क्लास का डंडा डिक्ट प्रिंट करिए, आपको आपका ये कंपनी वाला वेरिएबल दिख जाएगा। पर आउटपुट देखकर चौंकिएगा मत, आउटपुट थोड़ा सा आपको सरप्राइज करेगा। देखिए आउटपुट। कुछ सरप्राइज हुआ? इतने सारे सर वेरिएबल। यस, इसका मतलब सिर्फ आपकी कंपनी ही नहीं, पाइथन के भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर पाइथन रखती है। मतलब अगर मैं ईएमपी डॉट कंपनी ना भी लिखता तो क्लास ऑब्जेक्ट बनता? बिल्कुल बनता, 100% बनता।
क्यों? क्योंकि पाइथन बहुत सारे काम इस क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से करती है। इनमें से कुछ बातें आपको आगे मैं भी क्लेरिफाई करूंगा, बट अभी के लिए याद रखिएगा, क्लास ऑब्जेक्ट हमारे कहने पे नहीं। समझ आया? क्लास वेरिएबल। ठीक, अगर आपको लग रहा है सर हमारे लिए क्या फायदा, आपके लिए बस एक ही फायदा है, कोई ऐसा डेटा आपके पास हो जिसकी वैल्यू सबके बीच में कॉमन है, तो कहां डिक्लेयर कर दो? कहां डिक्लेयर कर दो? डिक्लेयर कर दो एट द क्लास लेवल। पाइथन आपको ये रिकमेंड करती है आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए एट द क्लास लेवल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी भी बचेगी, आपका काम भी हो जाएगा। ऑल गुड। लास्ट, क्या इस क्लास वेरिएबल को हटाया जा सकता है? क्या हम इस क्लास वेरिएबल को जरूरत पड़े तो रिमूव कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्लास वेरिएबल भी कौन चलता है? क्लास वेरिएबल पे भी डेल चलता है। आप कह सकते हैं पाइथन से डेल emp डॉट कंपनी, है ना? और अगर इसके बाद अपन इसको प्रिंट करें तो हमें डंडरडिक मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, डंडरडिक मिलेगा, लेकिन एक मेंबर उसमें कम दिखेगा। सही कहा मैंने? डंडरडिक मिलेगा, एक मेंबर उसमें कम दिखेगा। ठीक है, एक प्रिंट डाल दूं तो यहां एक प्रिंट डाल देता हूं आफ्टर डिलीशन, एक प्रिंट डाल देता हूं बिफोर डिलीशन। अब आप खुद पहचानिए आपको कब डंडरडिक मिल रहा है और कब नहीं मिल रहा है, सॉरी, कब कंपनी मिल रही है और कब नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैंने कहा डेल emp डॉट कंपनी, आफ्टर डेल क्या आएगा? कंपनी नहीं आएगी आफ्टर डेल, ऐसा कुछ। यस, अब आप देखिए, बिफोर डेल ये रही कंपनी, आफ्टर डेल आप चेक करिए लास्ट डॉक तक था, यहां डॉक पे आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। सही? क्लियर? चलो आगे। ग्रेट। अब अगला पॉइंट, क्या हम लोग इसको सेल से डिलीट कर पाएंगे? आई मीन क्लास के अंदर जाकर, क्या बोलते हैं? सेल्फ से आपने इसको क्रिएट तो कर लिया था, डिलीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं कर पाएंगे। सेल्फ से सिर्फ क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं? सेल्फ से सिर्फ क्लास वेरिएबल एक्सेस होते हैं, डिलीट नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर आपको लगता है हम ये स्टेटमेंट लिखें तो हमारे पास वो एक मेथड बना हुआ है डिस्प्ले, ठीक है, वैसा ही एक मेथड हम और बना देते हैं, डिस्ट्रॉय, कुछ ऐसा। सेल्फ, अंदर मैं कहना चाहूंगा डेल सेल्फ डॉट कंपनी। ठीक है, और भी मान लीजिए एक ही ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं, जस्ट टू कीप थिंग्स प्रिटी। चलिए दो ले लेते हैं, वरना कंपनी का सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, और यहां से मैंने कॉल कर लिया ई से डिस्ट्रॉय। अब आप मुझे बताइए जब ये कोड चलेगा तो लाइन नंबर 20 पे क्या होगा? कंपनी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? लाइन नंबर 20 तक कोड ही नहीं पहुंचेगा, आपका कोड पहले ही दे देगा एरर। क्यों? क्यों एरर दे देगा? पाइथन अलाउ नहीं करती कि हम डेल कीवर्ड क्लास लेवल के वेरिएबल्स के ऊपर लगाएं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस विल गिव यू एक्सेप्शन। क्लियर हुआ? गॉट इट? पाइथन इसको सेल्फ डॉट कंपनी में क्या मान रही है? कौन कंपनी? इंस्टेंस वेरिएबल कंपनी। इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं। क्लियर? अच्छा, अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं डेल emp डॉट कंपनी, विल दिस वर्क? अभी चलेगा? हाँ अब चलेगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए रन। तो आपको अगर क्लास लेवल वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय करना ही है तो सेल्फ की जगह आप क्लास का नाम यूज करें, और आप देख सकते हैं ये लाइन के बाद आपको यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है कंपनी। ये भी क्लियर है? सिंपल है। दिस इज ऑल अबाउट क्लास वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग मेथड्स। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, प्लीज आस्क। ऑल गुड, ऑल क्लियर? चलिए आज का लास्ट टॉपिक। अभी बताइए, आपने वो जो कंपनी इनिशियलाइज करी थी वो कहां करी थी?
इनिशियलाइज कहां करी थी? तो आपका जवाब था सर या तो क्लास लेवल पे करी थी, या अपन लोगों ने इनिट के अंदर करी थी। एम आई राइट? इनिट के अंदर करी थी या क्लास लेवल पे करी थी? जो आपने इनिट के अंदर करा था उसे आपने कोड लिखा तो एक बार था, क्या चला वो बार बार होगा? लिखा तो आपने एक बार था, क्या चला वो बार बार होगा? ये लाइन बार बार नहीं रन हुई होगी। ईएमपी डॉट कंपनी इक्वल टू कंपनी, ईएमपी डॉट कंपनी इक्वल टू कंपनी। ऑल दो कंपनी बना एक ही बार होगा, बार बार तो बस वैल्यू ओवर राइट होगी, बट डोंट यू थिंक ये लाइन एक ही बार चलनी चाहिए? इट्स मच बेटर। जब इसकी कॉपी एक बन रही है तो ये चल चार बार क्यों रही है? तो इसीलिए पाइथन कहती है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई क्लास वेरिएबल है जिसको आप पैरामीटर लेकर इनिशियलाइज करना चाहते हैं, सो बेटर क्या है? बेटर ये है कि आप इसको इनिशियलाइज एक ऐसे मेथड में करें जो खुद भी क्लास मेथड है। तो गेस करिए व्हाट कुड बी क्लास मेथड्स इन पाइथन? तो पाइथन कहती है मेरे यहां क्लास मेथड्स वो मेथड्स होते हैं, मेरे यहां क्लास मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिन्हें आप कॉल भी नहीं, स्टैटिक नहीं होते हैं नवीन, स्टैटिक अलग चीज होती है। मेरे यहां क्लास मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिन्हें आप कॉल भी किसके थ्रू करेंगे? क्लास के नाम के थ्रू करेंगे, और वो ऑपरेट भी किस पे करेंगे? वो ऑपरेट भी क्लास ऑब्जेक्ट पे करेंगे। वो ऑपरेट भी किस पे करेंगे? वो ऑपरेट भी क्लास ऑब्जेक्ट पे करेंगे। अब मेरी बात को और बेटर समझने के लिए मैं इस कोड को पहले बिल्कुल बेसिक लेवल पे ले आता हूं। बताएं जल्दी से, जितना दिख रहा है क्लियर है? ये वही आपका बेसिक कोड है। ठीक है, अब इसमें मुझे कंपनी ऐड करनी है, पर जो पैरामीटर है वो मुझे अपने मेन स्क्रिप्ट से पास करना है। वहां बैठकर सीधे नहीं कह देना है कि कंपनी गूगल है। तो पाइथन कहती है अगर ऐसा है तो फिर तुम यहां पर एक मेथड बनाओ। ठीक है, मैंने यहां पर एक मेथड बनाया अपने लेवल पे। मेथड को कुछ नाम दे दो। मैंने नाम दे दिया सेट अंडरस्कोर कंपनी। ये मैंने वेरिएबल मेथड को नाम दे दिया। पर बाय डिफॉल्ट पाइथन हर मेथड को क्या मानती है? वो बाय डिफॉल्ट हर एक को इंस्टेंस मेथड मानती है। उसको लग रहा है ये इंस्टेंस मेथड है, और वो क्या शिकायत करेगी? बोलेगी तुमने सेल्फ तो बनाया ही नहीं, है ना? अब उसको ये बताना पड़ेगा कि ये इंस्टेंस मेथड नहीं है, ये क्लास मेथड है। इसके लिए आपको इसके ऊपर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऐड करना पड़ेगा, और वो है @क्लास मेथड। पहला डाउट सर ये क्या है? ये अपने आप में कहलाता है डेकोरेटर। क्या कहलाता है? ये अपने आप में कहलाता है डेकोरेटर। दिस इज कॉल्ड डेकोरेटर। अगर आपको लग रहा है सर बाय द वे व्हाट आर डेकोरेटर्स, डेकोरेटर पाइथन को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो पाइथन को मेथड्स को एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करने को कहते हैं। अगर किसी मेथड के ऊपर ये डेकोरेटर नहीं लगा है तो पाइथन इसको क्या मानेगी? पाइथन इसको इंस्टेंस मेथड मानेगी। पर अगर डेकोरेटर लगा है तो पाइथन अब इसको इंस्टेंस मेथड नहीं मानेगी। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट, फिर इसको कॉल कैसे करेंगे? इसको कॉल हम लोग करेंगे क्लास के नाम से, लाइक दिस emp डॉट सेट अंडरस्कोर कंपनी। पर जब पाइथन देखेगी ना कि आप इसको क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं, वो यहां से क्लास ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करेगी। मतलब फिर पाइथन अपने पुराने स्टाइल पे आ गई। यस, लेकिन इस बार वो एड्रेस इंस्टेंस का पास नहीं कर रही है, उस क्लास ऑब्जेक्ट का पास कर रही है जो पाइथन ने ईएमपी क्लास के लिए बनाया है। तो उसे रिसीव करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं जनरली, वो करते हैं सीएलएस। जैसे यहां सेल्फ बोलते हैं, ऐसे यहां सीएलएस बोलते हैं। कंपलसरी है सीएलएस बोलना? नहीं, कंपलसरी सीएलएस बोलना नहीं है। कंपलसरी यहां पे कुछ नाम देना है। आप ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, कुछ भी दे दो, बट इट्स बेटर कि आप यहां पे क्या नाम लें? इट्स बेटर कि आप यहां पे नाम लें सीएलएस। अब ये सीएलएस कौन है? ये सीएलएस एक रेफरेंस है जो उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो पाइथन ने आपकी ईएमपी क्लास के लिए बना रखा है, जिसमें इतने सारे मेंबर थे, और इन्हीं के बीच में वो आपका मेंबर बैठेगा जो आप यहां बनाने वाले हैं। अच्छा, तो फिर अब वो सीएलएस डॉट कंपनी से भी बन जाएगा क्या? यस, अब वो सीएलएस डॉट कंपनी से भी बन जाएगा। आप कह दीजिए सीएलएस डॉट कंपनी इज इक्वल्स टू गूगल। पाइथन को समझ में आ जाएगा आप बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जिसको सीएलएस पॉइंट कर रहा है। क्लियर है ना? और अब अगर मैं डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड बनाऊं, या मान लो डिस्प्ले यहां पर करूं ईएमपी डॉट कंपनी के नाम से, चलेगा? ईएमपी डॉट कंपनी बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये ईएमपी, ये सीएलएस सब उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं जो आपको पाइथन बना के देगी फॉर क्लास लेवल। ठीक है, और यहां से पैरामीटर देना पड़ेगा। यस, तो अब मैंने पैरामीटर दे दिया अमेजॉन। ठीक, आप चेक करिए। अब अगर इस कोड को अपन चलाएं, एग्जाम्पल 26,
क्या गड़बड़ हो गई? कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, क्या कर दी? अच्छा, वहां पे एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट में चाहिए ना, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। एक तो पाइथन ने भेज दिया, एक हम भेज रहे हैं। सो वी नीड अ कंपनी, और यहां कहना पड़ेगा cls डॉट कंपनी इक्वल टू कंपनी, अगर पैरामीटराइज करना है तो। अगर नहीं करना है आपको पैरामीटराइज तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे। ऊपर से अब कंपनी हटाना भी पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। वहां हमारे पास 3 ही पैरामीटर रह गए हैं। पास तो नहीं कर दिया कंपनी? नहीं पास करा, ठीक है। करियर रन, नाउ यू कैन इजीली गेट एक्सेस टू दिस Amazon कंपनी वाया CLS। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं, उसको याद से करके लाइएगा। अगले लेक्चर में अपन इसी को डिस्कस करेंगे। पढ़ लीजिए। बिल्कुल नमन, क्लास और स्टैटिक वेरिएबल सेम है, पर क्लास और स्टैटिक मेथड्स अलग हैं। स्टैटिक मेथड से मिलवाऊंगा आपको अगले लेक्चर में, और फिर बात करेंगे क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड में फर्क क्या होता है। ठीक है, अब आपको जो कोड लिखना है वो ये कि आपको ईएमपी क्लास बनानी है। ईएमपी क्लास में नेम, एज और सैलरी रखनी है। एक क्लास वेरिएबल बनाना है रेज अमाउंट। रेज अमाउंट के अंदर अमाउंट नहीं होगा, परसेंटेज होगी, और ये परसेंटेज हम मेन से पास करेंगे। मतलब कंपनी कितना परसेंट सैलरी इंक्रीमेंट दे रही है, ये रेज अमाउंट से डिसाइड होगा। और रेज अमाउंट को वैल्यू कौन देगा? रेज अमाउंट को वैल्यू यूजर से लेकर मेन से पास करेंगे। तो मतलब एक क्लास मेथड बनाना पड़ेगा जो रेज अमाउंट को इनिशियलाइज करेगा पैरामीटर लेकर, और बस फिर उसके बाद आपके नॉर्मल मेथड हैं, एक डंडर इनिट है, एक इंक्रीज सेल है, और एक डिस्प्ले है। सही है, वेरी गुड। तो टोटल कितने मेथड बनेंगे आपकी क्लास में? टोटल आपकी मेथड बनेंगे 4। दिख 3 रहे हैं लेकिन बनेंगे 4, है ना? चौथा दिख नहीं रहा है, वो बनेगा यहां पर एक क्लास मेथड। क्लियर? ये करके लाइए, अगले लेक्चर में लेते हैं इससे आगे। अगले लेक्चर में हम ये बेसिक रूप्स खत्म कर देंगे, एंड विल माइग्रेट टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज इनहेरिटेंस। बाय बाय, टेक केयर।